तो कहानी की शुरुआत एक मुँह छुपाऊ पार्टी से होती है, बोले तो एक मास्क पार्टी, जो कि अपन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है क्योंकि इसमें मेकअप वगैरह नहीं करना पड़ता है ना। मास्क से मुंह छुपाओ, पार्टी में जाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, नाचो गाओ, घर वापस आके सो जाओ। वेल तो अपना हीरो युवान भी इसी पार्टी में गया हुआ होता है, जो कि उसकी बिजनेस गेट टुगेदर पार्टी होती है। वही व्हाइट गाउन में मास्क लगाए एक सुंदर सी अपनी हीरोइन भी घूम रही होती है, जिसका नाम सोहा है। सोहा यहाँ पे घूमने नहीं आई थी, बल्कि वो यहाँ पे पार्ट टाइम वेट्रेस थी। बड़ा जोरों शोरों से डांस चल रहा होता है, जहाँ युवान की सेक्रेटरी उसे डांस के लिए लेकर जाती है। युवान उसके साथ में डांस परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो बैक स्टेप लेता है, सोहा से टकरा जाता है। ग्लास सारे टूट जाते हैं, सोहा जमीन पर गिर जाती है। दोनों हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ ये पता चलता है कि ये इनकी पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि ये तो पहले लैला मजनू रह चुके थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोहा यिंग यांग के एक खूबसूरत से पेंडेंट का हाफ पार्ट युवान को देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले ही सीन में सोहा उसे ब्रेकअप का मैसेज भेजती है। जैसे ही युवान उसे बैक कॉल कर रहा होता है तो अपना फोन पानी में फेंक देती है। सस्ता होगा इसलिए फेंक दिया, वरना मैं तो अपना आईफोन कभी नहीं फेंकती। वेल तो दोनों लैला मजनू ने एक दूसरे को पहचान लिया था। युवान अपने मन में सोचता है कि भले ये तुम लाख पर्दों के पीछे ही क्यों ना छुप जाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी आंखों से तुम्हें पहचान सकता हूँ। ये तो वही बात होगी ना, रहे कोई 100 पर्दों में बची शर्म से, नजरे कोई लाख चुरा ले अपने सनम से। सोहा भी मन में सोच रही होती है कि इससे पहले ये मुझे पहचाने, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। युवान उसे उठाने के लिए अपना हाथ देता है, वही एक और लड़का भी आ जाता है, लेकिन सोहा तो उस लड़के की हेल्प लेती है और वहाँ से पार्टी छोड़कर भाग जाती है। युवान भी भागते हुए उसके पीछे जाता है। सोहा टैक्सी में बैठकर जाने लग जाती है, मास्क उतार कर बहुत रोने लग जाती है। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक सुंदर से अपार्टमेंट में गए हुए थे, जहाँ पर ये शादी के बाद रहने की प्लॉटिंग कर रहे होते हैं और काफी खुश होते हैं। युवान भी उसे जाते हुए देख रहा था। वही फ्लैशबैक में हम ये जान पाते हैं कि जब युवान ने ब्रेकअप का मैसेज पढ़ा था तो वो पूरी तरह से बौखला गया था। भागा भागा सोहा के पास गया भी था, लेकिन वहाँ पर सोहा उसे नहीं मिली थी, ना ही उसका फोन कॉल लग रहा था। फिर ये पता चलता है कि आखिरकार ये लोग मिले कैसे थे। दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। सोहा युवान को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, जो कि उसे पटाने के लिए हमेशा उटपटांग हरकतें करती रहती थी। जैसे कि जब तक युवान की क्लास फिनिश नहीं होती थी, युवान का बाहर 2 घंटे तक इंतजार करती थी। यहाँ तक कि उसके रूममेट को रास्ते में रोक कर ही युवान के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लग जाती थी। सिली गर्ल। और प्रपोज करते टाइम तो हुडी से अपना सर ढक लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी आंखों में देखकर नहीं बता सकती। युवान को भी उसकी हरकतें बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी। जिसके बाद जैसे ही युवान को ये पता चला कि सोहा ने उसके फ्रेंड्स और उसके रूममेट से युवान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है, तो वो उसे बहुत डांटते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे अंदर इतने भी गट्स नहीं है कि तुम मेरे सामने अपना लव कन्फेशन कर सको। सोहा उससे माफी मांगती है, सॉरी बोलती है। जिसके बाद युवान ने भी उसे हाँ बोल दिया था और उसके बाद से ही दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लग गए थे। युवान ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा उदास था और बोल रहा होता है कि आखिरकार तुमने मुझे 5 साल पहले क्यों छोड़ दिया। वही सोहा भागते हुए अपने घर पहुंच गई थी, जहां अपनी बेस्ट फ्रेंड जिया के साथ में रहती थी। जिया उसके पैरों पे मलहम लगा रही थी क्योंकि उसे मोच आई थी। साथ ही ये जानने के बाद कि वो युवान से मिली है, वो कहती है कि अगर तुमने उसे देख ही लिया था तो तुम वहाँ से भागी क्यों। सोहा बोलती है कि मैं बस उसे देखकर डर गई थी, बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ भी नहीं बचा है। वहीं दूसरी तरफ युवान भी अपनी ऑफिस में बैठा हुआ सोहा और अपनी फोटो का वॉलपेपर दिख रहा होता है, जो कि उसने अभी तक अपने फोन में लगा कर रखा था। वाह क्या प्यार है, 5 साल बाद भी कम नहीं हुआ। जहाँ तभी उसका मैनेजर जैंग, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पर एक हैंडबैग रखते हुए बोलता है, ये लो जो तुमने मंगाया था वो मैं ले आया। नेक्स्ट डे सोहा जिया से बात करते हुए फोन पे बता रही होती है कि मेरा हैंडबैग मुझे अभी तक नहीं मिला। जहाँ तभी हमारा हीरो अचानक से गाड़ी से एंट्री मारते हुए बोलता है कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारा हैंडबैग नहीं मिलेगा। साथ ही फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लग जाता है। सोहा बोलती है कि रोक दो वरना मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी, लेकिन युवान का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कूदना चाहती हो तो कूद सकती हो। जिसके बाद गाड़ी एक रेस्टोरेंट पे जाकर रुकती है। सोहा उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ पर कॉलेज टाइम में ये लोग साथ में आया करते थे। युवान उसे जबरदस्ती रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है और उसे उसकी फेवरेट डिश खाने को कहता है। वहाँ के वेटर अंकल भी उन दोनों को देखकर पहचान जाते हैं। बोलते हैं कि वैसे तुम लोग काफी बड़े हो गए हो और साथ में हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जिसके बाद युवान के ये पूछने पर कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है और तुम्हारे कितने बच्चे हैं,
सोहा बोलती है कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, जिसके बाद युवान अपने मन में दबा हुआ वो फाइनली वो क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि तुमने मुझे 5 साल पहले क्यों छोड़ा था। सोहा बोलती है कि क्योंकि तुम उस टाइम पर स्टेबल नहीं थे और मुझे एक रिच बॉयफ्रेंड चाहिए था, बट दैट टाइम यू वर स्ट्रगलिंग टू मच। जिसके बाद युवान के ये पूछने पर कि तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिला या नहीं, सोहा नाम में जवाब देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद युवान का मूड खराब हो जाता है। वेटर से बोलता है कि फटाफट से यहाँ पर आकर बिल ले जाओ। सोहा उसे टोकते हुए बोलती है कि मैं बिल पे कर दूंगी। युवान उसे गुस्से में बोलने लग जाता है कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो कि मेरा बिल पे करे। मैं 18 साल का था जब लास्ट टाइम मॉम ने मेरा बिल पे किया था, जिसके बाद से मैं यही चाहूंगा कि मेरी वाइफ मेरा बिल पे करे, लेकिन तुम तो मेरी कोई नहीं लगती। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना फोन वहीं पर भूल जाता है। सोहा उसे देने के लिए उसके पीछे पीछे फोन भागती है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। जहाँ तभी उसे जिया की कॉल आ जाती है और उसे बोलती है कि वीकेंड पे फ्री रहना, मैं तुम्हें एक स्पेशल पर्सन से मिलवाना चाहती हूँ जो कि तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करेगा। ये सुनते ही सोहा बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये पता चलता है कि युवान ने जानबूझकर अपना फोन उस रेस्टोरेंट में छोड़ा था ताकि वो दोबारा से सोहा से मिल सके। वहीं दूसरी तरफ जिया और सोहा साथ में बैठे हुए होते हैं, जहां जिया हॉर्स राइडिंग कर रहे एक हैंडसम लड़के को घूर रही होती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। जैसे ही वो उनके पास आता है, जिया उसे ये कहकर मिलवाने लग जाती है कि सोहा ये मिस्टर वू हैं, जिनकी पहुंच काफी ऊपर तक है, ये तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हैं। जिसके लिए सोहा उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन जिया तो अपने में ही लगी हुई थी और मिस्टर वू को लाइन मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी। बोलती है कि अगर तुमने सोहा की हेल्प की, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मिस्टर वू ये सुन के मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ युवान जानबूझकर अपने फोन पर ये मैसेज करते हुए बोल रहा होता है कि ये फोन जिसके पास भी हो तो प्लीज मेरे घर के एड्रेस पे भेज देना चाहती। उसने अपना एड्रेस भी उसमें लिख दिया था। जहाँ से तभी सोहा निकल कर जाती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाती। लेकिन जैसे ही सोहा लिफ्ट में जाती है तो युवान को देखकर काफी घबरा जाती है। सोचती है कि ओ गॉड, ये मुझे फिर से मिल गया, अब मेरा क्या होगा। दोनों स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहे थे और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। युवान अपने फ्लोर पर उतरता है। सोहा चैन की सांस लेती है, लेकिन वो वापस से लिफ्ट के अंदर आ जाता है। सोहा उसे देखते ही डर जाती है और सोचती है कि ये मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला, और बहुत ही उटपटांग सी बातें सोचने लग जाती है। सोहा की जॉब का फर्स्ट डे था और वो यही सोच रही होती है कि अगर इसे ये पता चल गया कि मैं यही एक कंपनी में काम करती हूँ, फिर तो मुझे जॉब भी छोड़नी पड़ जाएगी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही होती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है वो वहाँ से निकल के जाती है। युवान भी उसके पीछे पीछे आता है। बोलती है कि तुम मुझे स्टॉक क्यों कर रहे हो। युवान वॉज लाइक, स्टॉक? पागल हो गई हो क्या? मेरी कंपनी इसी बिल्डिंग में है और मैं तुम्हें क्यों स्टॉक करने लगा? तुम तो यहाँ मुझे मेरा फोन लौटाने के लिए आई हो ना। सोहा बोलती है कि सॉरी, वो तो घर पे ही रह गया, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगी। ये सुनते ही युवान कहता है कि अगर तुम मेरा फोन लौटाने नहीं आई हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर तभी युवान की सेक्रेटरी आ जाती है। मौका पाते ही सोहा वहाँ से 9-11 हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि युवान को इस बात की भनक भी पड़े कि वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। वहीं जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो बॉस उसे बुलाकर बहुत डांट फटकार रही होती है, क्योंकि आज तो उसका पहला दिन था और पहला दिन पर ही वो लेट हो गई थी। साथ ही बोलती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैंने तुम्हें जॉब पर रखा है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम सिंगल हो, और सिर्फ सिंगल लोग ही होते हैं जो कि अपने काम को अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एनर्जी बाकी के फालतू काम में बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं। सोहा उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और ये बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोहा युवान के फोन में अपनी और उसकी फोटो का वॉलपेपर देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। बोलती है कि ये अभी भी मुझे भूल नहीं पाया। साथ ही उन सारी खूबसूरत पलों को याद करने लग जाती है जो कि उसने युवान के साथ में बिताए थे। साइकिल पर युवान के पीछे बैठकर जाना, उसे जोर से हक कर पकड़ना, बास्केटबॉल कंपटीशन में हमेशा उसे चीयर करना। वहीं दूसरी तरफ युवान ये प्रैक्टिस कर रहा होता है कि जब सोहा उसे उसका फोन वापस करने के लिए आएगी तो वो उससे क्या क्या बोलेगा। वो बोलेगा कि अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आता तुम तो मेरा फोन लौटाती ही नहीं और उसे अपने पास ही रख लेती, और तुम जानबूझकर बार बार मेरे सामने क्यों आ रही हो जब तुम मुझे 5 साल पहले छोड़कर जा चुकी हो। लगता है कि मेरी जिंदगी में दोबारा से वापस आना चाहती हो। जहाँ पर तभी उसकी सेक्रेटरी रावी पहुंच जाती है और उसे इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करते हुए देख लेती है और काफी हंसने लग जाती है। और भाई हमारे हीरो का तो यहाँ पोपट ही हो जाता है। रावी युवान के लिए वहाँ पर एक पार्सल लेकर आई हुई होती है।
जैसे ही वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि उसका फोन होता है, जिसे देखकर तो युवान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि सोहा उससे मिलकर उसका फोन लौटाएगी, लेकिन उसने तो पार्सल में भेज दिया था। वहीं सोहा मिस्टर वू से मिलने के लिए गई हुई होती है, क्योंकि उसे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को जो ढूंढना था। वो उससे कहती है कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे ये कहा था कि मेरे रियल पेरेंट्स वो नहीं है बल्कि कोई और हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बात प्राइवेट ही रहे और इसलिए मैं आपसे हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसे मीडिया के थ्रू पता नहीं करना चाहती। जहाँ मिस्टर वू से हौसला देते हुए बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ प्राइवेट ही रहेगा। युवान का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है और वो अपने मैनेजर, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है जैंग, और अपनी सेक्रेटरी रावी के साथ पूल खेल रहा होता है, लेकिन उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, जहाँ रावी उसे सिखाने के लिए कहती है। साथ ही यहाँ पर ये भी पता चलता है कि रावी सीक्रेटली युवान को बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। जब उसने सोहा के साथ में युवान को देखा था तो उसे काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही थी और इसी के बारे में वो उससे पूछने लग जाती है कि वो लड़की कौन थी, जिससे कि युवान का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोहा जिया के साथ में अपनी हाई स्कूल रियूनियन की पार्टी में गई हुई थी। सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़के की वाइफ वहाँ पर आकर हंगामा मचाने लग जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड दूसरी लड़की के साथ में ड्रिंक कर रहा था और मस्ती कर रहा था। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ये सब कुछ देखकर सोहा का मूड ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से एक ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकल आती है, लेकिन अपने सामने ही वो एक बंदे को खांसता हुआ देखती है। जैसे उसके पास जाती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि युवान था। युवान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये देखकर सोहा उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। बोलती है कि जब तुम जानते हो कि ड्रिंक तुम्हें सूट नहीं करती तो तुमने ड्रिंक क्यों की। जैसे ही युवान सोहा को अपने पास देखता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए था। साथ ही उसे जबरदस्ती हक करने की कोशिश करने लग जाता है और सोहा उसे दूर हटाती है, जिससे कि गलती से उसे धक्का लग जाता है, वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद सोहा हेल्प मांगती है। वहाँ का मैनेजर आकर युवान को उठाकर एक होटल रूम में लेकर जाता है। बोलता है कि अपने बॉयफ्रेंड का ध्यान रखो, लेकिन सोहा बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बोलता है कि ओह अच्छा सॉरी, तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। युवान को इस हालत में देखकर सोहा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो उसका अच्छे से ध्यान रखने लग जाती है। सोहा युवान के फेस को टॉवल से क्लीन कर रही होती है, जहाँ तभी युवान को थोड़ा थोड़ा होश आने लग जाता है। ये देखकर सोहा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी युवान उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और दोनों में एक एक्सीडेंटली किस हो जाती है। वाह क्या बात है, रियल लाइफ में तो शायद ही ऐसा होता होगा। लेकिन तभी कबाब में हड्डी, डोरबेल बजती है। जैसे ही सोहा खोलती है तो सामने उसे जैंग दिखता है। वो उसे देखकर काफी हैरान होकर पूछता है कि सोहा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं भी इसी होटल में थी और रास्ते में मुझे युवान मिल गया था, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और इसलिए मैं उसे उसके रूम तक छोड़ने के लिए आई थी। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम लोग फिर से। सोहा बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वापस जाकर वो दोबारा से उसे यिंग यांग के पेंडेंट को देखने लग जाती है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है यिंग यांग का क्या मतलब होता है। तो जो लोग भी जानते हो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो नहीं जानते हो वो लोग भी मुझसे पूछ सकते हो। वेल तो सोहा फिर से अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो जाती है, जब उसने युवान को ये बोलते हुए प्रपोज किया था कि जल्दी से मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और तुम्हें मुझसे चुरा कर ले जाए। तुम बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सोहा खूबसूरत से वाटरफॉल के साइड में अपनी सेल्फी ले रही होती है, जहाँ पर वो पीछे युवान को आता हुआ देखती है और उसे देखकर डर जाती है। बोलती है कि क्या तुम मुझे स्टॉप कर रहे हो। युवान वाज लाइक कुछ भी बोलती हो तुम, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये पता चला है कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तुमने मुझे रूम तक पहुँचाया था, तो कहीं तुमने मेरे साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की। सोहा अचानक से बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया बल्कि तुम ही। युवान बोलता है कि मैंने क्या किया। बात को चेंज करते हुए वो बोलती है कि तुमने ही तो ड्रिंक की थी। हाँ, अब ऑब्वियस सी बात है वो उसे ये तो नहीं बोलने वाली है ना कि दोनों की रात में किस हुई थी। वेल तो सोहा वहाँ से ये बोलकर जा रही होती है कि तुम्हारी अगर बातें हो गई हो तो मैं अब जाना चाहती हूँ, लेकिन तभी स्लिप होकर पानी में गिर जाती है। युवान भी उसे पानी में बचाने के लिए जाता है। दोनों बाहर आते हैं जो कि पूरी तरह से भीग चुके थे और युवान उसे डांटते हुए बोल रहा होता है कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो और उसके बाद भी खुद का ख्याल रखना नहीं जानती हो ना। लेकिन सोहा तो बस उसे प्यार भरी नजरों से देखे ही जा रही थी। जिसके बाद युवान उसे अपनी पॉकेट से नैपकिन निकाल कर देता है जो कि पूरा गीला हो चुका था। सोहा के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई थी, वो उसे चेक कर रहा होता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
जहाँ से तभी जिया और उसके साथ में एक लड़की वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो लड़की उन्हें देखते हुए बोलती है कि शायद मैंने इन दोनों को कहीं देखा है। जिया वॉज लाइक, अरे नहीं, ये तो सोहा और युआन है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही सोहा नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि जिया तो भाई हिटलर दीदी बनकर उसका वेट कर रही थी। बोलती है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि जब तुम लोग के बीच में सब कुछ फिनिश हो चुका है, तुम लोग साथ में नहीं हो और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी नहीं है, तो हमेशा तुम लोग साथ में कैसे आ जाते हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों आज साथ में नहा क्यों रहे थे। हाँ जल्दी बताओ। सोहा उसे शांत कराती है और उसे बताने लग जाती है कि वो स्लिप हो गई थी पानी में और बस युआन ने उसकी हेल्प की। ये सुनते ही जिया बोलती है, जिसका साफ मतलब यही है कि डेस्टिनी बार बार तुम लोगों को मिला रही है और इस जन्म में तुम मिलकर ही रहोगे। सोहा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक था। वही युआन भी शावर लेते हुए अपनी पास्ट मेमोरीज याद कर रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि युआन ने कंपनी के साथ में धोखा किया है और एक स्पेशल कोड को लीक कर दिया है, जिससे कि उन्हें पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। जिसके बाद ही उसे सोहा का वो ब्रेकअप वाला मैसेज मिला था और जब उसने जाके सोहा को ढूंढा था तो उसे वहाँ पर नहीं मिली थी। युआन बहुत ज्यादा दुखी होता है ये सब कुछ सोच कर कि उसके साथ में आखिरकार ये सब क्यों हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वू सोहा की बॉस से मिलने के लिए गए हुए होते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि वो दोनों तो बिजनेस पार्टनर हैं। सोहा उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाती है और काफी खुश भी होती है कि अब वो उसके साथ में ही है। लेकिन सोहा की बॉस उन दोनों को देखकर काफी जल बुन जाती है, जहाँ ये पता चलता है कि बॉस और मिस्टर वो 2 साल पहले साथ में थे, यानी कि वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके बाद शायद बॉस ने मिस्टर वो को धोखा दिया था और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। जिसके बाद बॉस दोबारा से मिस्टर वो की लाइफ में वापस आना चाहती है, लेकिन वो उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहते। यहाँ जैंग युआन पर काफी गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि मैंने उस दिन होटल रूम में तुम दोनों को साथ में देखा था, शायद तुम लोग फिर से साथ में हो गए हो ना। मैंने ऑलरेडी तुम्हें 5 साल तक टूटते हुए देखा है और अब मैं दोबारा ये सब नहीं चाहता और इसलिए उस लड़की से दूर रहो क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ पर तभी उसकी सेक्रेटरी रावी आ जाती है और वो भी ये सब कुछ सुन लेती है। जाते जाते जैंग उसे बोलने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे आसपास घूमती है रावी, कभी उसके बारे में भी सोच लिया करो। युआन उसे फाइल मारते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। रावी ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। रावी वहाँ पर कुछ पेपर्स पे साइन करवाने के लिए आई हुई थी। युआन उन्हें बिना पढ़े ही साइन कर रहा था। रावी के ये बोलने पर कि युआन एक बार ये सारे पेपर्स रीड तो कर लो, युआन उसे बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो तो पहले से ही युआन को बहुत लाइक करती है। वहीं जब मिस्टर वू सोहा से बात कर रहे होते हैं तो बॉस उन्हें देखकर बहुत ज्यादा जल बुन जाती है। मिस्टर वू सोहा को ये बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं कि जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हें मुझे किसी से मिलवाना है। सब लोग अपना अपना काम फिनिश करके जा चुके थे। सोहा भी जा रही होती है, लेकिन तभी बॉस उसे रोक कर जानबूझकर दूसरे काम पर लगा देती है क्योंकि वो उसे मिस्टर वू से मिलने नहीं देना चाहती थी। लेकिन उसके प्लान पे पानी तो फिर जाते हैं जब मिस्टर वू सोहा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा जल जाती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो कोई तो था जो कि उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था और वो भी छुप छुप के। मिस्टर वू सोहा को लेकर एक स्पेशल पर्सन से मिलवाने के लिए जाते हैं। सोहा की कहानी सुनने के बाद वो उसे कहती है कि अगर हम कोई भी काम शिद्दत के साथ में करते हैं तो वो पूरा जरूर होता है। साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट भी कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम जल्दी ढूंढ लेंगे, जिससे कि सोहा काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन जैंग के साथ में एक बार में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर ये पता चलता है कि सोहा और मिस्टर वू की छुप छुप के फोटो खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जैंग ही था। वो युआन को उन दोनों की फोटो दिखाते हुए बोलता है, देख रहे हो दोस्त, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड सोहा बहुत ही ज्यादा लालची है, जो कि सिर्फ अमीर बंदों को फंसाना चाहती है और इसलिए 5 साल पहले उसने तुम्हें भी ऐसे ही छोड़ दिया था। ये देखते ही युआन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठकर वो सीधा जाकर सोहा को कॉल करने लग जाता है, मिलने के लिए बुलाता है। और वहीं मिस्टर वू से फैंग कह रहा होता है कि तुम्हारी चॉइस तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हम बस फ्रेंड्स हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सोहा के वापस आने पर जैसे ही फैंग उससे उसके अडॉप्टेड सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि वो तो उसके पास नहीं है, क्योंकि उसकी मॉम ने मरने से पहले बस इतना ही कहा था कि वो उनकी रियल बेटी नहीं है और उसके रियल पेरेंट्स कोई और ही हैं। बेचारी लड़की। वहीं दूसरी तरफ युआन अपनी सेक्रेटरी के साथ में होता है, जो कि बहुत जोर से गाड़ी चला रहा होता है, जिससे कि रावी को भी काफी ज्यादा डर लग रहा था।
साथ ही वो युवान को ये भी बोल रही होती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम परेशान कर रही है तो तुम मेरे साथ उसे शेयर कर सकती हो। लेकिन युवान तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ जिया सोहा से पूछ रही है कि मिस्टर वो तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो कहीं तुम उनको लाइक तो नहीं करने लग गई हो। सोहा बोलती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरी जली फ्रेंड जिया मिस्टर वू पे पूरी तरह से लट्टू है। ये सुनते ही जिया भी काफी शर्मा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया अपनी जॉब पर जा रही होती है, युवान वहाँ पर आकर उसे अपने साथ में खींचते हुए ले जाता है। बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर जॉब करती हो। साथ ही उसे वही वाली फोटो दिखाता है जो कि जैंग ने खींची थी, जिसे देखते ही सोहा बोलती है कि व्हाई आर यू स्टॉकिंग मी। युवान के ये पूछने पर कि ये बंदा कौन है, वो बोलती है कि जो भी हो लेकिन इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। मुझे तो लगता है कि तुम पूरी तरह से साइको हो चुके हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी इसका पैर स्लिप होता है। जैसे ही वो युवान को पकड़ रही होती है, हाथों में उसकी पैंट आ जाती है और काफी बुरी तरह से फट जाती है। बेचारे हीरो की तो यहाँ पे पूरी इज्जत ही लुट गई थी, जिसे देखते ही वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। युवान अपनी इज्जत छुपाते हुए उसे बोलता है कि ऑफिस से जाओ और जाकर मेरी पैंट लेकर आओ, लेकिन सोहा लाने से साफ साफ इनकार करने लग जाती है। जहां युवान उसे काफी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। युवान जैंग को अपनी हेल्प करने के लिए बुलाता है और वो तो उसकी यह हालत देखकर काफी ज्यादा हंसने लग जाता है। बोलता है कि वैसे तो तुम्हारा और सोहा का शायद ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। युवान वाज लाइक शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि हमारे बीच में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जिसके बाद वो जैंग का कोट छीनकर अपने ऊपर लपेट लेता है, लेकिन जैंग भी कहाँ कम था और वो तो उसकी फोटोज लेने लग जाता है। बेस्ट फ्रेंड्स में ऐसा ही तो होता है ना, जो मजा अपने बेस्ट फ्रेंड को छेड़ने में आता है वो मजा कहीं और कहाँ। वेल तो वो उसे छुपते छुपाते हुए ऑफिस ले जाता है और फिर उसकी पैंट को टेप से जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पर तभी रावी आ जाती है और उन्हें इस हालत में देखकर ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है, शायद मैं गलत टाइम पर आ गई। जैंग भी ये देखकर घबरा जाता है और वहाँ से ये बोलकर भाग जाता है कि जैसा तुम समझ रही हो मैं वैसा नहीं, मुझे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। ये बोलकर वहाँ से 9-11 हो जाता है। नेक्स्ट सीन में युवान फैंग के साथ में होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर तभी वो सोहा को लेकर पहुंच जाता है। युवान और सोहा एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गए थे। फैंग उन सब का आपस में इंट्रोडक्शन करवाने लग जाता है। मिस्टर वू को देखते ही युवान समझ जाते हैं कि ये तो वही लड़का है जो सोहा के साथ में उस दिन था। साथ ही वो सोहा को बहुत ज्यादा टॉन्ट मारते हुए बोलता है, फाइनली तुमने ये अमीर लड़का पटा ही लिया ना। ये सुनते ही मिस्टर वू सोहा से पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, जिस पर युवान फिर से टॉन्ट मारते हुए बोलता है, सोहा को कौन नहीं जानता होगा, कॉलेज टाइम से ही ये बहुत ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इसे अमीर लड़कों के इर्द गिर्द घूमना जो पसंद है। यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि युवान कितना ज्यादा जल रहा है। मिस्टर वो सोहा का साथ में देखकर उसे काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। जिसके बाद फैंग सोहा को ऑर्फनेज से लाई हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं, जिससे कि उसकी कुछ हेल्प हो सके। साथ ही सोहा को देखते ही उन्हें फ्लैशबैक का एक सीन याद आता है, जब वो हॉस्पिटल में थे। नर्स उनसे बोल रही होती है कि अगर इस लड़की ने उसे खून नहीं दिया होता तो आपका पेशेंट जिंदा नहीं बचता, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोहा ही थी। मिस्टर वो सोहा को घर ड्रॉप कर रहे होते हैं, जहाँ वो उससे युवान के बारे में पूछने लग जाते हैं। वो बोलती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मिस्टर वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो भी उसे काफी लाइक करने लग गए हैं। साथ ही बोलते हैं कि भले ही कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। जैसे ही सोहा गाड़ी से उतरकर घर जा रही होती है तो युवान भी वहाँ उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे मिस्टर वो के बारे में पूछता है। सोहा बोलती है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुम इन सब में क्यों पढ़ना चाहते हो। युवान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है कि यही वो लड़का है ना जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, क्योंकि ये मुझसे ज्यादा रिच है, और बहुत ही ज्यादा उटपटांग बातें कर रहा होता है। युवान ने सोहा का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा था और वो जोर जोर से चीख रही होती है। जहाँ पर तभी जिया आती है, उन दोनों को साथ में देखती है और वो अपना जूता उतार कर सीधा युवान के ऊपर फेंकती है। साथ ही उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। युवान बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वह कितना संस्कारी लड़का है, वरना आज का जमाना तो ऐसा है कि अगर हमें एक जूता मारता है तो हम उसे 2 जूते खींचकर मारते हैं। जैसे युवान अपने घर पहुंचता है तो देखता है वहाँ पे रावी मौजूद थी, जो कि युवान के लिए उसका फेवरेट फूड लेकर आई हुई थी। यहाँ तो वही बात हो गई ना, जिसे हम चाहते हैं वो चाहता है किसी और को, और जो हमें चाहता है हमें उससे क्या।
बेचारी रा भी उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन युआन को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसका दिमाग तो सोहा के पास था। वहीं जिया भी सोहा को समझाते हुए बोलती है कि शायद युआन को मिस्टर वू से जेलसी हो रही होगी क्योंकि वो तुम्हें शायद अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। वन साइडेड लव ऐसा ही होता है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी होती है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि तुम्हें तो उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नेक्स्ट डे जैसे ही युआन अपने ऑफिस पहुंचता है, देखता है कि सोहा मिस्टर वू के साथ में गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती है और इसलिए वो भी फिर दोनों का पीछा करने लग जाता है। सोहा बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसलिए वह गाड़ी में ही सो जाती है और मिस्टर वू तो बस उसे साइड वाली निगाहों से देखते ही रह जाते हैं। सोहा अपने सपने में युआन के बारे में सोच रही थी जब वो उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट में गई हुई थी। दोनों एक दूसरे को प्यारा सा हक करते हैं और बाय बोलते हैं। युआन सोहा को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही सोहा की आंखें खुलती हैं वो लोग ऑर्फनेज में पहुंच चुके थे। सोहा अपने बारे में वहाँ पर ढूंढने के लिए कुछ गई हुई थी, लेकिन सारी फाइल चेक करने के बाद भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इससे कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। युआन भी उनका पीछा करते हुए ऑर्फनेज पहुंच चुका था, जो बाहर उनका वेट करने लग जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं तो वो गार्ड से जाकर दोनों के बारे में ये पूछने लग जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे। ये सारी बातें भी क्या गार्ड से पूछने वाली होती हैं? वो भी बोलता है मैं नहीं जानता और गेट बंद कर देता है। वहीं सोहा को ऑफिस छोड़ते हुए मिस्टर वू से कहते हैं कि भले ही आज हमें कुछ नहीं मिला लेकिन बहुत ही जल्द मिल जाएगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हिम्मत मत हारना। ये सुनते ही सोहा काफी खुश हो जाती है, उनको थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन अपने ऑफिस में बैठा काफी सैड होता है, जहाँ पर तभी जैंग पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि भाई तेरा मूड क्यों ऑफ है, फिर से कुछ हुआ है क्या? युआन के ये पूछने पर कि लोग ऑर्फनेज क्यों जाते हैं, वो बोलता है कि जो लोग अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते हैं वो लोगों से ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं, या फिर जिनके हालात अच्छे नहीं होते हैं वो भी अपने बच्चों को ऑर्फनेज में छोड़ देते हैं। जैसे ही युआन ये कहता है कि उसने आज सोहा को ऑर्फनेज में जाते हुए देखा, जांग तो काफी शॉक हो जाता है और बहुत ही उटपटांग बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि शायद तुम दोनों का कोई बेबी होगा जिसे उसने ऑर्फनेज में रखा होगा और वो उसे मिलने के लिए जाती होगी, क्योंकि अब तुम अमीर हो चुके हो तो हो सकता है कि वो तुमसे पैसा ऐंठना चाहती हो। साथ ही बोलता है कि अगर वो तुमसे ऐसे नहीं भी ऐंठना चाहती होगी तो उसके बावजूद भी वो बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें हर हाल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये सुनते ही युआन तो वही सोच में ही पड़ जाता है। क्या बात है, दोस्त तो ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में वो बहाने से सोहा को मिलने के लिए बाहर बुला लेता है और उससे पूछता है कि वैसे तुम आज ऑर्फनेज क्यों गई थी? सोहा बोलती है कि ओह माय गॉड, तुम मुझे हर जगह क्यों स्टॉक करते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुंभ के मेले में बिछड़े किसी भाई बहन से मिलने के लिए गई थी? जो भी हो, लेकिन तुम्हें से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मैं अपने ही बच्चे से क्यों न मिलने चली जाऊँ। युआन बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, बोलता है कि वो मेरा भी बच्चा है ना आखिरकार। जहाँ सोहा फाइनली उसे समझाते हुए सच बता देती है कि मैं 5 साल पहले बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं थी और हमारा कोई बच्चा नहीं है, जिसका साफ मतलब ये है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ उससे मिस्टर वो मिल जाते हैं, दोनों साथ में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी युआन उनके बीच में आता है और बोलता है कि मिस्टर वो आप हर जगह कैसे पहुँच जाते हो? वो भी उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि फैंग ने सही कहा था कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। जैसे ही युआन वहाँ से जाता है तो सोहा की जेलस बॉस वहाँ पहुँच जाती है, जो कि उसे मिस्टर वो के साथ में देख लेती है और बहुत ज्यादा जल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ युआन फैंग के साथ में म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है, दोनों काफी मस्ती कर रहे होते हैं। साथ ही उसे मिस्टर फैंग से ये भी पता चल जाता है कि 2 साल पहले युआन जब हॉस्पिटलाइज हुआ था और उसे ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि सोहा ने ही उसे अपना खून देकर उसकी जान बचाई थी। साथ ही फैंग बोलता है कि उस लड़की ने काफी हार्ड टाइम देखा है अपनी लाइफ में। वो युआन को सोहा की अडॉप्टेड वाली बात भी बता देता है, जिससे कि युआन समझ आता है कि आखिरकार सोहा ऑर्फनेज क्यों गई थी। जिसके बाद वो सीधा सोहा के पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है। डोर नॉक करने पर भी कोई गेट नहीं खोलता। फ्लैशबैक में वो अपनी सारी खूबसूरत पलों को सोच रहा होता है जो उसने सोहा और उसकी फैमिली के साथ में बिताए थे। सोहा के मॉम डैड युआन को बहुत ही ज्यादा लाइक करते थे। साथ में बैठकर सब लोग डम्पलिंग्स बनाया करते थे। ये सब कुछ सोच कर युआन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सोहा की बॉस मिस्टर गू को रोकते हुए उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे रही होती है, क्योंकि उनका आज बर्थडे था। लेकिन वो उसे लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के अलावा उससे कोई और रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। जिसके बाद वो सोहा के साथ भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो बॉस भी वहीं पर साइड में बैठी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा जल भुन रही होती है और अपना सारा गुस्सा मासूम से खाने पर निकालती है।
लेकिन जैसे ही जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो एक लड़का आकर सोहा को पेपर देकर उसे जोर से थप्पड़ मारकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखते ही मिस्टर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो भी इस लड़के के पीछे भागते हैं लेकिन वो भाग चुका था। वापस आते ही जैसे वो लेटर को रीड करते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जाके उसे जोर से थप्पड़ मारो। वहीं सोहा की बॉस साइड में चुप कर सब कुछ देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही होती है क्योंकि ये सब कुछ बॉस का ही किया धरा था। युवान अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए गया हुआ होता है जहाँ वो उसकी हैप्पी फैमिली की फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। साथ ही वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि उसकी वाइफ सोहा की स्कूलमेट हुआ करती थी लेकिन अब उन दोनों की मुलाकात नहीं होती है। बट सोहा ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा टफ टाइम देखा है क्योंकि उसके डैड बहुत बड़े नशेड़ी थे और यहाँ वहाँ हर जगह सारे पैसे उड़ा दिया करते थे, जिसके बाद से उन्हें जेल हो गई थी और शायद वो अभी भी जेल में ही होंगे। सोहा की मॉम की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी और साथ ही उनके पास मनी नहीं था कि वो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके और उसके बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। ये सब कुछ जानने के बाद युवान बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है क्योंकि वो तो ये सब कुछ जानता ही नहीं था। जहाँ उसका दोस्त बोलता है कि मुझे तो लगा था कि शायद ये सब कुछ तुम्हें पता होगा क्योंकि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जो थी, लेकिन तुमने तो हमसे सारे कांटेक्ट ही तोड़ दिए थे, शायद इसीलिए तुम कुछ भी नहीं जानते। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वो सोहा को घर छोड़ते हैं और साथ ही उसे सॉरी बोलते हैं कि वो उसे उस अनजान आदमी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए जो कि उसे अचानक से ही थप्पड़ मार के भाग गया था। बहुत अजीब बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो हम भी उसे खाली हाथ नहीं भेजते बल्कि 3-4 लगा के भेजते हैं। मिस्टर वू से बहुत ज्यादा सॉरी बोल रहे होते हैं लेकिन सोहा उन्हें टेंशन ना लेने का भूलकर अपने घर चली जाती है। जैसे ही जिया सोहा का गाल देखती है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उस बेचारी का गाल तो पूरा टमाटर की तरह लाल हो रखा था। जिया को तो यही लग रहा होता है कि शायद ये सब कुछ युवान ने ही किया होगा, लेकिन सोहा उसे बोलती है कि युवान ऐसा हरगिज नहीं कर सकता, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जिया भी बोलती है कि अगर उसने सच में ये सब कुछ किया होगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये हुई ना बात बेस्ट फ्रेंड की। नेक्स्ट डे जैसे ही युवान सोहा को देखता है वो बात करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन जिया भी सोहा के साथ नहीं होती है और इसलिए वो युवान को बहुत ज्यादा ऊटपटांग बोलने लग जाती है क्योंकि उसे तो यही लग रहा होता है कि थप्पड़ मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो है। लेकिन युवान तो उससे अपनी सारी पहले वाली गलतियों के बारे में सॉरी बोल रहा था। सोहा को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बोलती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने बड़े साइको होगे और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद युवान अपने अपार्टमेंट में बैठा बैठा सोहा के बारे में ही सोच रहा होता है जब वो बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन कंट्री में था। सोहा का फोन उसके पास आया था। वो बहुत ज्यादा सैड होती है, काफी रो रही होती है, बोलती है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। युवान भी सोहा की ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तो वापस आने के लिए बोलने लग जाता है, लेकिन सोहा उसे ये बोलते हुए रोक लेती है कि तुम्हारा काम अभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए तुम वही रहो। मैं ठीक हूँ, बस मॉम डैड की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी और इसलिए मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। युवान की सेक्रेटरी रावी पहुंच जाती है और युवान को सैड देखकर वो उससे उसका रीजन पूछने लग जाती है। युवान बोलता है कि मेरी एक दोस्त है जो कि अडॉप्टेड थी और जैसे ही उसे ये बात मालूम हुई तो वो अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। मैं भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि उसने भी एक बार मेरी जान बचाई थी। रावी उसका नाम पूछती है लेकिन युवान उसे नाम बताता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वू सोहा की बॉस की बहुत ज्यादा तारीफ करने लग जाता है क्योंकि उसने बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल रखा था। बॉस भी ये देखकर काफी खुश हो गई थी और उसे बोलती है कि क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मिस्टर वू उसे ये बोलकर मना करने लग जाता है कि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, बिजनेस के अलावा हमारे बीच में अब कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम सोहा की वजह से ही कर रहे हो, और काफी जलने लग जाती है। यहाँ युवान सोहा की हेल्प करने के बारे में सोच रहा होता है और बहुत सारे ऑर्फनेज में से डिटेल्स निकालने लग जाता है, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है। जैंग भी वहाँ पर पहुंचा हुआ होता है, लेकिन हमारे हैंडसम हीरो का ध्यान तो जैंग पर था ही नहीं और वो तो बेचारा बड़बड़ बोलता ही जा रहा था और युवान तो उसको सुन ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ सोहा के डैड उसे उसके ऑफिस के बाहर मिल जाते हैं, जो कि अब शायद जेल से छूट चुके थे। सोहा उनको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, उनको साइड में लेकर जाती है, बोलती है कि अब आप यहाँ पर क्यों आए हो, वैसे भी मॉम तो हमारे बीच में नहीं रही है। डैड सोहा को बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि मॉम अब हमारे बीच नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है मेरी बच्ची। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन पे काम करते टाइम मैं बिल्डिंग से नीचे गिर गया था और मेरे पैर में काफी चोट लग गई थी।
ये सुनते ही सोहा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। मनी निकाल कर डैड को देते हुए बोलती है कि हम शायद साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये पैसे अपने पास रखें और अपना इलाज करवा लें, क्योंकि बचपन में आपने मुझे सहारा दिया था, जिसकी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लालची डैड तो वैसे भी सोहा के पास सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही पहुँचे हुए थे और ये देखकर वो तो काफी खुश हो जाती हैं। घर आने के बाद वो अपनी फैमिली फोटो देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है और उन सारे लम्हों को याद कर रही होती है जो उसने अपनी फैमिली के साथ में गुजारे थे, जिसमें भी वो बहुत ज्यादा खुश थी। और उसके बाद उसकी मॉम की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, जहाँ सोहा उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। ये सब कुछ सोच कर वो काफी ज्यादा परेशान होती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सोहा आज फिर से लेट हो चुकी थी। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे बहुत ज्यादा डांटने लग जाती है और उसे जॉब से निकालने की धमकी भी देने लग जाती है। जिसके बाद उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर आती है और बोलती है कि मिस्टर वो तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है क्या, और अगर हाँ तो तुमने बॉस से पंगा लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, क्योंकि बॉस और मिस्टर वो रिलेशनशिप में रह चुके थे। सब कुछ सच जाने के बाद सोहा बोलती है कि हम बस अच्छे दोस्त हैं और मैं ये जॉब बहुत ही जल्द चेंज करने वाली हूँ, यानी कि मैं यहाँ से जल्दी जाने वाली हूँ। वो लड़की ये सारी बातें जाकर बॉस को बोल देती है, जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ उस लड़की से बॉस ने ही बुलवाया था, क्योंकि वो मिस्टर वो और सोहा की रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी। जैसे ही सोहा वापस जा रही होती तो दोबारा से उसे उसके लालची फादर मिल जाते हैं, जो कि उससे ये बोलते हुए मनी मांगने लग जाते हैं कि कर्जदार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो पैसे तुमने दिए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं और इसलिए मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। ये सब कुछ सुनते ही सोहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। साथ ही बोलती है कि सबसे पहले तो आप मुझे मेरी वो अडॉप्शन वाली फाइल दीजिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन हैं। जहाँ पर तभी कुछ गुंडे आ जाते हैं, डैड को मारने लग जाते हैं। साथ ही बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है, और जैसे ही वो उसे छेड़ रहे होते हैं मिस्टर वो वहाँ पर आते हैं और गुंडों की बहुत ही अच्छे से धुनाई करने लग जाते हैं। ये देखते ही डैड तो 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके बाद वो मिलकर उन गुंडों को बहुत डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, जिससे कि ये पता चल जाता है कि वो गुंडे डैड के साथ में मिले हुए थे, यानी कि ये सारी डैड की प्लानिंग प्लॉटिंग थी। जहाँ पर तभी युवान आ जाता है और उन्हें अपने साथ में ले जाता है। युवान को देखकर तो डैड काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन हमारे हीरो की यहाँ पर काफी अच्छी चाल थी। वो जानता था कि डैड बहुत ज्यादा लालची है और इसलिए सबसे पहले तो वो उसे बहुत ज्यादा खाना देता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा और टेस्टी लग रहा था। जिसके बाद वो उन्हें बार में ले जाता है, जहाँ डैड बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और दारू भी पीने लग जाते हैं। ये देखकर तो युवान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद वो जाकर सब कुछ रोक देता है। डैड से सोहा के रियल पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन डैड तो बोलते हैं वो मेरी बेटी है और मैं ही उसका बाप हूँ, यानी कि वो सच नहीं बता रहे थे। जिससे कि युवान फिर उन्हें 1 मिलियन वॉन का लालच देने लग जाता है, जिससे कि डैड के मुंह में तो बहुत सारा पानी भर जाता है और बोलते हैं कि ठीक है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। डैड फिर युवान को एक कार्ड निकाल कर दे देते हैं। युवान वहाँ से मुस्कुराते हुए निकल जाता है। जैसे ही वेट्रेस आती है और उनसे उनका बिल मांगने लग जाती है, वो बोलते हैं कि बिल मेरे सन इन लॉ से ले लो, लेकिन तभी गार्ड उन्हें उठाकर बाहर फेंक देते हैं। बोलते हैं कि बेवड़े आदमी बाहर निकल, जब तेरे पास पीने के पैसे नहीं हैं तो यहाँ पर क्यों चला आता है। वही रावी आकर युवान से मिलती है, क्योंकि युवान ने उसे सोहा के पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए भेजा हुआ था, जो कि उसे मिल भी जाती है। जिससे युवान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। रावी बोलती है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ और भी चाहिए। जिससे कि युवान हंसने लग जाता है और बोलता है कि ठीक है जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन भाई रावी के इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे। साथ ही बोलते हैं कि जल्दी से उन्हें जाकर मिल लो, क्योंकि वो ये देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। जिसके बाद युवान जाता है, दोबारा से सोहा का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसे नीचे ले आता है। सोहा तो बोल रही होती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, लेकिन युवान उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। जैसे ही सोहा वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसमें सोहा की रियल पेरेंट्स की फोटो भी होती है। साथ ही युवान ये भी बताने लग जाता है कि उनका एक बेटा भी है, यानी कि तुम्हारा छोटा भाई। हमें जल्द से जल्द एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो ये देश छोड़कर जा रहे हैं। जैसे ही सोहा और युवान वहाँ पे पहुंचते हैं तो सोहा को उसके रियल पेरेंट्स मिल जाते हैं, जिन्हें देखते ही सोहा का वक्त पूरी तरह से थम सा गया था। युवान के ये कहने पर कि जाओ जाकर अपनी रियल पेरेंट्स से मिल लो, सोहा बोलती है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं और मैं तो बस उनको खुशी देखना चाहती थी। साथ ही वो युवान को भी काफी थैंक यू बोलती है। युवान उसे हक करने लग जाता है और उसके बाद उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बॉस दो गर्ल्स को आपस में बात करते हुए सुन लेती हैं, जो कि ये बोल रही थी कि सोहा तो बहुत ही ज्यादा लकी है, दोनों हैंडसम लड़के उसके पीछे पागल जो हैं।
वो जाकर फिर सीधा मिस्टर वू से लड़ने लग जाती है। बोलती है कि सोहा में ऐसा क्या है जो कि मुझ में नहीं है, क्या हम दोबारा से फिर से साथ में नहीं हो सकते। वो को भी इसकी बात पर गुस्सा आता है और वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि हमारा रिलेशनशिप तो 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है, जो कि अब दोबारा से नहीं हो सकता और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता, जिससे कि बॉस को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वही युवान सोहा को ऑफिस छोड़ रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर वू भी दोनों को साथ में देख लेते हैं। सोहा अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि युवान तुम मेरी लाइफ में दोबारा से आए और तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ तो रहना चाहती हूँ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश ही रहो। ये सोचते हुए सोहा और युवान एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं और बार बार एक दूसरे को मुड़ मुड़ कर देख रहे होते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी रॉन्ग हो जाती है। मास्क पहने एक लड़की सोहा के ऊपर मिट्टी का तेल फेंक कर उसे लाइटर से जलाने वाली होती है, लेकिन तभी युवान आकर उसे लात मारकर उसका लाइटर फेंक देता है और सोहा को बचा लेता है। व्हाट अ रोमांटिक सीन। ये देखते ही वो लेडी वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर वू भी फिर उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि बॉस निकलती है। मिस्टर वू से समझाते हुए कहते हैं कि सोहा से दूर रहो, ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती होगी, मेरे और तुम्हारे ब्रेकअप का कारण सोहा नहीं है। बॉस काफी सैड होती है, रोने लग जाती है और वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई भी गम नहीं है। वही दूसरी तरफ युवान सोहा को अपना कोट पहनाता है। सोहा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। जैसे ही वो वापस जाने लग जाता है, सोहा उसे पीछे से पकड़कर रोक लेती है और बोलती है कि मैं इतना सारा प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, हमेशा ही मेरी हेल्प के लिए पहुंच जाते हो। ये सुनते ही युवान भी मुस्कुराने लग जाता है। वापस से सोहा की साइड में मुड़ जाता है। सोहा उसके फेस को छूने लग जाती है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के नजदीक आने लग जाते हैं और जहाँ पर फाइनली उनकी किस हो जाती है। सीन तो बहुत ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है, लेकिन फिर से कोई कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है। कोई और नहीं बल्कि रावी होती है, जो कि उन दोनों को देख लेती है, जिससे कि सोहा वहाँ से भाग जाती है। युवान भी उसके पीछे जा रहा होता है, लेकिन रावी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगती है। जैसे ही युवान उसकी साइड देखता है, वो उसका हाथ छोड़ देती है और दोनों के साथ में देखकर काफी जल जाती है। सोहा जा रही होती है जहाँ युवान उसे रोक लेता है। दोनों फिर साथ में जाने लग जाते हैं। गाड़ी में होते हैं जहाँ युवान अपनी सारी गलतियों की माफी मांगने लग जाता है। बोलता है मुझे माफ करना, लाइफ के इतने टफ मोमेंट पे इतने हार्ड टाइम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। सोहा उसे रोते हुए बोलती है कि सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, इसमें तो तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। युवान उसे ये बोलते हुए चुप कराने लग जाता है कि फिक्र मत करो, लेकिन अब हम साथ में ही रहेंगे। दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ बॉस अपना सारा सामान समेट रही होती है, क्योंकि वो ऑफिस छोड़कर जा रही होती है। जैसे ही वो वहाँ से निकल रही होती है तो मिस्टर वू को देखती है, जो कि सोहा के डेस्क के पास ही होते हैं। सोहा आज ऑफिस नहीं आई थी और इसलिए वो उसे फोन कर रहे होते हैं। ये देखकर बॉस को और भी ज्यादा बुरा लगने लग जाता है, काफी सैड होती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमारे रोमांटिक कपल साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जहाँ तभी सोहा के पास मिस्टर वू की कॉल आती है। युवान उसे उठाता है और बोलता है कि सोहा मेरे साथ में है और आज वो ऑफिस नहीं आएगी। जहाँ पर तभी सोहा पहुंच जाती है और बोलती है कि क्या हो गया, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मिस्टर वू का फोन था, तो वो बोलती है कि अच्छा तो मेरा बॉयफ्रेंड जेलस हो रहा है क्या, और उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। बोलती है कि फिक्र मत करो मेरे हैंडसम बॉयफ्रेंड, मिस्टर वू बस मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, जो कि मॉम डैड को ढूंढने में मेरी हेल्प कर रहे थे। हमारे बीच में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही युवान को थोड़ी शांति मिलती है। सोहा के बाल काफी गीले थे और इसलिए वो उसे हेयर ड्रायर से सुखाने लग जाता है और ये सीन काफी ज्यादा रोमांटिक होता है। दोनों लव बर्ड्स एक बार फिर से साथ में थे और उन दोनों के बीच में रोमांस एकदम जोरों शोरों से चल रहा था। जिसके बाद वो दोनों कहीं घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और साथ में अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। यानी कि भाई इन्होंने 5 साल की सारी कसर यही पूरी कर ली है। नेक्स्ट सीन में युवान अपने ऑफिस स्टाफ के साथ में होता है और सब लोग एक बहुत ही बड़ी बिजनेस डील एक्सेप्ट होने की मेल का वेट कर रहे थे। जैसे ही मेल उन्हें मिलती है, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही बोलती है कि हमारे बॉस तो एकदम बेस्ट हैं और इनके जैसा बॉस तो कोई हो ही नहीं सकता, जो कि अपने काम में एकदम माहिर है। जहाँ पर तभी रावी आ जाती है और युवान से एक पेपर पर साइन लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जिस तरह से वो अपनी इवल स्माइल देकर जाने लग जाती है, वो काफी ज्यादा अजीब होता है।
जिसका सब मतलब यही है कि रावी ने कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर की है। डोरबेल बजती है। सुहा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ये सोचकर कि शायद युवान होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि उसके लालची डैड होते हैं। बोलते हैं कि मेरी बेटी सुहा, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हो और युवान के साथ में अपनी अच्छी जिंदगी बिता रही हो, साथ ही तुम्हें तुम्हारे रियल पेरेंट्स भी मिल चुके हैं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती हो कि 20 साल तक तुम्हें पालना इतना आसान नहीं था। सुहा बोलती है डैड आखिरकार अब चाहते क्या हो। वो बोलते हैं कि मुझे बस 1 मिलियन वॉन दे दो, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। सुहा बोलती है लेकिन मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। डैड बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा रिच है, जिसके लिए ये अमाउंट तो शायद इतना ज्यादा नहीं होगा। सुहा बोलती है कि आपने ऑलरेडी उसका बहुत ज्यादा यूज किया है, प्लीज उसका पीछा छोड़ दीजिए। लेकिन डैड उसे धमकी देते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को सब कुछ सच बता दूंगा कि 5 साल पहले उसके ऊपर जो धोखाधड़ी का इल्जाम लगा था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही लगा था, क्योंकि तुमने उसका कोट चोरी जो किया था। जहाँ पर तभी युवान आ जाता है, उनकी सारी बातें सुन लेता है। डैड तो उसके आते ही वहाँ से भाग जाते हैं। सुहा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुहा की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन अगर उनका इलाज नहीं होता तो वो जल्दी मर भी सकती थी और इसलिए डैड फिर सुहा को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने लग जाते हैं कि वो अपनी मॉम को बचाना चाहती है, तो उसे हर हाल में युवान के लैपटॉप से उस कोड को चुराना होगा ताकि वो उसे दूसरी कंपनी को बेच सके, जिससे कि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और फिर उनकी मॉम का इलाज भी आसानी से हो जाएगा। सोहा तो इसके लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। ना चाहते हुए भी सोहा को उनकी बात माननी पड़ गई थी और जब वो लैपटॉप से उस कोड को चोरी कर रही होती है तो दोस्तों ये वही सीन था जब सोहा ने युवान को फोन किया था और वो फोन में बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे ये सब कुछ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद उसने वो पेन ड्राइव जाकर सीधा अपने डैड को पकड़ा दी थी और ये भी कहा था कि जल्दी से पैसे ले आना क्योंकि मॉम का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दूसरी तरफ युवान भी नहीं सबके बारे में सोच रहा होता है। जब वो अपने बॉस के पास ये बोलने के लिए गया हुआ होता है कि उसने धोखेबाजी नहीं की है, लेकिन स्टिल वो जैसे तैसे करके उनके सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन बॉस तो उसके सबके सामने ही इंसल्ट करने लग जाते हैं, उसके मुंह पे जोर से पानी फेंक कर मारते हैं। साथ ही उन्होंने उसका रहने वाला वो अपार्टमेंट भी छीन लिया था। यहाँ जैसे ही सोहा अपनी मॉम के पास आती है तो ये पता चलता है कि डैड तो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग गए थे। मॉम भी बहुत ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो तो बस मरने ही वाली थी। साथ ही बोल रही थी कि मेरे ऊपर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। साथ ही उसे बोलती है कि काश तो मेरी असली बेटी होती। ये सुनते ही सोहा काफी शॉक हो जाती है, जहाँ वो उसे फाइनली सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है और उसके रियल पेरेंट्स तो कोई और हैं। वो चाहती थी कि उनके मरने के बाद सोहा जाके उन्हें ढूंढ ले। ये सब कुछ सुनते ही सोहा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। सोहा के सामने ही उसकी मॉम दम तोड़ देती है और मर जाती है। ये सब कुछ सोच सोच कर सोहा काफी सैड हो रही थी, रो रही होती है। जहाँ पर सोहा की बेस्ट फ्रेंड जिया पहुंच जाती है और उसे इस हालत में देखकर उसे तो यही लग रहा था कि ये सब कुछ शायद दोबारा से युवान के कारण ही हो रहा है। वो बोलती है कि इस बार तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सोहा उसे रोकते हुए सब कुछ सच बता देती है। सच जानने के बाद तो जिया भी काफी शॉक हो गई थी। वही दूसरी तरफ हमारा हैंडसम हीरो जो कि अब देवदास बन चुका था, रावी उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ फेयर रही हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ। ये बात तो शायद तुम भी जानते ही होगी, तो क्या मेरा चांस बन सकता है? ये बोलते ही वो उसको छूने लग जाती है, लेकिन युवान उसे रोकते हुए बोलता है कि मेरे दिल में हमेशा से सोहा ही रही है और उसके अलावा और कोई भी नहीं आ सकता। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मेरी लाइफ में सोहा की जगह कोई नहीं ले सकता। ये सुनते ही रावी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ सोहा सो रही होती है कि अचानक से उसे एक सपना आता है जिसमें उसके डैड उसे हेल्प मांग रहे होते हैं और वहीं युवान उसे बोल रहा होता है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब कुछ देखकर सोहा बहुत ही बुरी तरह से डर कर उठ जाती है। जहाँ पर जिया उसे जाती है और उसको संभाल लेती है, बोलती है कि बस एक सपना था, डरो मत। वही रावी जिसका दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका था क्योंकि युवान ने उसे ठुकरा जो दिया था, वो सीधा ऑफिस में जाती है और एक फाइल चुराकर वहाँ से ले जा रही होती है। जहाँ पर तभी जैंग भी पहुंच जाता है और उसे देखकर वो बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पर फाइल लेने आई थी और मेरी साइड से एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। जैंग को तो समझ नहीं आता, रावी वहाँ से चली जाती है ये बोलकर। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। सोहा सारा दिन अपने रूम में ही रहती थी और ऐसे ही रोती रहती थी।
जिया को ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उसके पास आकर बोलती है कि भले ही युवान तुम्हारी लाइफ में नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ये सुनते ही सोहा उसे जोर से हक करती है और फुट फुट कर रोती है। नेक्स्ट डे जिया सोहा को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है, लेकिन वो लोग तो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सोहा एक बार पहले युवान के साथ में आई थी। जहां जहां वो लोग जा रहे होते हैं वहां वहां उसे युवान की यादें आ रही होती हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि आप में से वो कौन से लोग हैं जिनका बहुत बार ब्रेकअप हुआ है। जितनी बार ब्रेकअप हुआ है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे कि बाकी के सिंगल लोगों को ये जानकर खैर थोड़ा बहुत सुकून तो मिल ही जाएगा। वेल तो सोहा जिया के साथ में वहाँ पर मस्ती कर रही होती है, लेकिन वो युवान की यादों में ही खोई हुई होती है। जिया उसके फेस में स्माइल लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लग जाती है। जैसे ही वो लोग घर वापस आते हैं तो सोहा जॉब छोड़ने के लिए अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज देती है। यहाँ युवान बहुत सालों के बाद अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचा हुआ था, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं रावी ने वो फाइल ले जाकर एक बंदे को दे दी होती है, जिसे देखते ही वो बोलता है जैसे ही ये काम हो जाएगा यू विल गेट योर पोजीशन, और वो साथ में सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। सोहा मिस्टर वो के साथ में होती है, साथ ही उन्हें बोल रही होती है कि मैंने जॉब से रिजाइन दिया है क्योंकि मैं ये सिटी छोड़कर जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने रियल पेरेंट्स को ढूंढने के लिए ही आई थी, क्योंकि अब वो काम हो चुका है और इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड आई होप कि आप समझ जाओगे। सोहा वहाँ से जा रही है। ये सुनकर मिस्टर वू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो उसे गुड लक विश करते हैं। जहाँ पर तभी जिया और फैंग भी पहुँच जाते हैं। सोहा उन सबको थैंक यू बोलती है क्योंकि सबने उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी काफी हेल्प की थी और अब वो यहाँ से जा रही थी और इसलिए वो लास्ट टाइम सबसे एक बार मिलना चाहती थी। सोहा जा रही है ये जानने के बाद फैंग थोड़ा सैड हो गया था, लेकिन फिर बोलता है कि लाइफ तो ऐसी है, यहाँ पर तो हमेशा ये सब कुछ चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो जहाँ भी रहो। जिसके बाद सब लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। वही युवान अपनी मॉम के साथ में होता है और वो उससे उसके फेवरेट नूडल्स बना कर देती है। जब भी मैं ये कोई नूडल वाला सीन देखती हूँ ना, लिटरली गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। वेल तो युवान काफी ज्यादा सैड होता है, जिसका रीजन उसकी मॉम उसे पूछती है, जहाँ वो उन्हें सब कुछ सच सच बताकर उनसे पूछता है कि डैड ने अगर आपको कभी धोखा दिया होता तो क्या आप उन्हें माफ कर पाती। सब कुछ सुनने सोचने और समझने के बाद मॉम उससे बोलती है हाँ, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होता है, और अगर सोहा ने ऐसा कुछ किया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह रही होगी। वहीं दूसरी तरफ सोहा अपना सारा सामान पैक करके वहां से जा रही होती है और अपनी और युवान की फोटो को देखकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है देखती है जिया तो काफी रो रही होती है, क्योंकि वो भी उसे बहुत ज्यादा मिस करने वाली थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड आपस में गले मिलते हैं। जिया उसे बोलती है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे याद जरूर करना और भूल मत जाना। वही युवान भी अपनी मॉम की बातें सोच रहा होता है और फटाक से सोहा की ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां जाकर उसे मिस्टर वू से ये पता चलता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ये सिटी छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही वो भागते हुए सबसे पहले जिया के घर पर पहुंचता है, जहां वो बोलती है कि सोहा तो यहाँ से जा चुकी है। वहीं सोहा भी अपनी बस में बैठकर जा रही होती है, लेकिन जैसे ही युवान वहां पर पहुंचता है उसकी बस वहां से निकल चुकी थी और वो तो उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन बस वहां से चली जाती है। वहीं सोहा भी युवान के साथ बिताए सारे पलों को याद कर करके रो रही होती है। युवान का फोन उसके पास आता है और वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारी मजबूरी क्या थी, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता और मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो इसलिए तुम जहाँ भी गई हो फटाक से वापस आ जाओ। हम हमारी लाइफ की सारी मुश्किलों को मिलकर फेस करेंगे। सोहा फोन रखते ही रोने लग जाती है और सोचती है कि युवान तुम तो बहुत ही बड़े वाले फूल हो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है भले ही तुम मुझे उसके लिए माफ क्यों न कर दो, लेकिन मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ। दोबारा तुम्हारी लाइफ में आकर मैं दोबारा तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ और बस यही चाहूंगी कि हमेशा तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही युवान अपने ऑफिस में जाता है देखता है कि रावी महारानी तो उसकी सीट पर बैठी हुई थी। ये देखकर तो वो काफी शॉक हो जाता है। रावी बोलती है कि मैंने एक डील साइन की है और बहुत जल्द ही ये पोजीशन मुझे मिलने वाली है। साथ ही वो उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी पोजीशन तुम्हें वापस लौटा दूंगी अगर सोहा और मुझ में से तुमने मुझे चूज किया तो। युवान सोहा को ही चूज करता है और बोलता है कि मैंने हमेशा से ही तुम पे आंख मूंद के ट्रस्ट किया है और तुमने मेरे साथ ये किया। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे कि रावी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है।
धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और युवान अपने दोस्त जैंग और अपने स्टाफ के साथ में अपनी ऑफिस की पोजीशन को वापस हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और फाइनली वो लोग जीत भी जाते हैं, जिससे कि युवान बहुत ज्यादा थक जाता है और वो सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो सो के उठता है अपने सामने सुहा को पाता है। जी हाँ दोस्तों, लव बर्ड्स दोबारा मिल गए थे। सुहा उसके पास में वापस आ गई थी। दोनों बाहों में बाहें डालकर स्टेयर से नीचे आ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और दोबारा से उसे मुंह छुपाऊ पार्टी यानी कि मास्क पार्टी में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार वहां पर सब लोगों ने अपना मास्क निकाल दिया था, क्योंकि शायद इस बार उन लोगों ने मेकअप कर लिया होगा। रावी भी उनके साथ में होती है, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने युवान से माफी मांग ली थी। सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, साथ में डांस कर रहे होते हैं और खूब सारा एंजॉय करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारी इस खूबसूरत सी लव स्टोरी की खूबसूरत सी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।